सीधे लिए चलते हैं आपको फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, जहां नरेंद्र मोदी छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। मैं श्रीमान विजय शिर्के जी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल को सुरक्षित और संवर्धन करने के लिए अपना परिवार का योगदान दिया और इस पवित्र कार्य को करने के लिए जिस महापुरुष को जिस परिवार ने योगदान किया उनका सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। कई वर्षों से फर्ग्यूसन कॉलेज के संबंध में, यहां की शिक्षा प्रवृत्ति के संबंध में, और जब भी कुछ महापुरुषों के जीवन को पढ़ने का अवसर मिला तो अवश्य रूप से फर्ग्यूसन कॉलेज का उल्लेख आया। तो एक तो मन में था ही कि कभी न कभी इस पवित्र धरती की रज हमारे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिले। वो सौभाग्य आज मुझे मिला। वीर सावरकर जी जिस जगह पर रह करके स्वतंत्र देवी की उपासना करते थे अपने शिक्षा काल में, जहां से वो स्वतंत्रता का संदेश अपने साथियों को सुनाते थे, उस कक्ष में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। भारत मां की उत्कृष्ट सेवा करने की तीव्रतम इच्छा के वाइब्रेशंस उस कक्ष में अनुभव किए। ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूं, इतिहास गवाह है कि 100 साल पुरानी ये विरासत है और जहां पर देश के गणमान्य महानुभावों ने अपने विचारों से युवा पीढ़ी का और राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। हम कुछ भी न करें, किसी वक्ता को भी न बुलाएं, सिर्फ मौन होकर के 100 साल की उस विरासत के साथ बैठ करके हम अनुभव करें और मन में स्मरण करें कि इस भूमि पर गांधी आए होंगे तो कैसा दृश्य होगा, रविंद्रनाथ टैगोर आए होंगे तो कैसा दृश्य होगा, सीवी रमन आए होंगे तब कैसा दृश्य होगा। ऐसे ऐसे महापुरुष जब इस कक्ष में आए होंगे, वो पल कैसी होंगी। अगर हम मौन रह करके कुछ पल उस स्मृतियों का स्मरण करें तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि उन महापुरुषों के शब्द भाव आज भी यहां आंदोलित होते होंगे। हम उस आंदोलित भावों को अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ हमारी मन की स्थिति होनी चाहिए। अगर हमारे मन की स्थिति हुई तो हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे टीवी पर हमें पसंद की चैनल चलाते हैं और वो चैनल हमारे पास आती हैं, वैसा ही मन की चैनल भी होती हैं। अगर उस चैनल को उनके साथ जोड़ दिया तो हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और ऐसे स्थान पर मुझे कुछ कहने का सौभाग्य मिले, ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी सद्भाग्य की पल है और मैं इसके लिए यहाँ के सभी व्यवस्थापकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में आना मेरा जब तय हुआ तो मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ
ट्विटर, फेसबुक पर इस नई पीढ़ी के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। उनके विचारों को जानने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो मैंने इस फर्ग्यूसन कॉलेज में आने से पहले फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट लिखी थी। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज जा रहा हूँ, वहाँ से विद्यार्थी मित्रों से मिल रहा हूँ। आपको क्या लगता है, मुझे क्या कहना चाहिए? आप मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा मैंने सोशल मीडिया में एक्टिव जो नौजवान हैं उनसे प्रार्थना की थी। और मैं आज बड़े आनंद और गर्व से कहता हूं कि देश के कोने-कोने से 2500 से अधिक नौजवानों ने मुझे चिट्ठी लिखी है। यहां पर क्या बोलना, क्या कहना, उनके मन में क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है, इतने उत्तम शब्दों से उन्होंने लिखा है। मेरे भाषण में उन नौजवानों के विचारों की छाया रहेगी, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। एक प्रकार से आज के मेरे भाषण को बांधने में बहुत एक मात्रा में सोशल मीडिया में मुझे एडवाइस करने वाले उन नौजवानों का योगदान है। और एक प्रकार से ये भाषण मोदी का नहीं है। ये भाषण उन 2500 सोशल मीडिया पर एक्टिव और प्रोएक्टिव उन नौजवानों का है। मैं सिर्फ उसको मेरी वाणी दे रहा हूं। और हो सकता है कुछ भाषा में मेरे अपने भाव प्रकट होंगे, लेकिन मूल विचार उन नौजवानों ने दिए हैं। मैं फिर से एक बार उन नौजवानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक संतोष व्यक्त करता हूं। कभी-कभी चर्चा होती कि भाई देश के नौजवान, देश की स्थिति क्या चलता होगा। इन 2500 और देश के हर कोने में से है। कश्मीर से भी लिखने वाले लोग हैं, नागालैंड, मिजोरम से भी लिखने वाले लोग हैं, कन्याकुमारी से भी लिखने वाले लोग हैं, हर कोने से लिखने वाले लोग हैं। और एक मैं समान शत्रु भाव देखता हूं, उसमें एक तंतु देखता हूं। अगर मैं समान, तो समान तंतु ये नजर आता है कि ये सब के सब देश की हर बात से, हर घटना से बहुत ही कंसर्न है। हम जो मानते हैं कि नहीं, हमारे नौजवानों को परवाह नहीं, वो तो बस जींस का पैंट पहनना और लंबे बाल रखना यही उनका काम, ऐसा नहीं है। वे सोचते हैं, वे कुछ करना चाहते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं। और ये मैंने आज ये फर्ग्यूसन कॉलेज के मेरे लेक्चर के माध्यम से जब ये अनुभव किया कि नौजवानों के दिल में क्या आग है, क्या स्पार्क है, क्या सपने हैं, कितना सामर्थ्य पड़ा है, कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ करने का कितना उमंग और उत्साह है, ये मैंने अनुभव किया है। और जिस देश का नौजवान इतना सामर्थ्यवान हो, कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस देश का भविष्य कभी भी अंधकारमय नहीं हो सकता है। ये मैं आज इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं। और भारत भाग्यशाली है, हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। 65% जनसंख्या हमारे देश की 35 से कम आयु की है। जिस देश के अंदर 65% से अधिक जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, वो युवा देश दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकता है, दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। एक प्रकार से न सिर्फ हिंदुस्तान की समस्याएं, विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए भी ये युवा शक्ति काम आ सकती हैं, बशर्त कोई करने वाला हो, कोई सोचने वाला हो, कोई दिशा देने वाला हो,
कोई उंगली पकड़ करके चलने वाला हो, सब कुछ संभव है। मित्रों, आज जो देश में निराशा का माहौल है, चारों तरफ कोई भी मिले तो सुनते हैं, छोड़ो यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, यहीं पैदा हुए, छोड़ो यार, कुछ होना नहीं यार, अरे मरो यार, तुमको औरों की परवाह करते हो, तुम अपना कर लो यार, देख लो, यही भाषा सुनाई देती है। मित्रों, मैं इस भाषा को एंडोर्स नहीं करता हूं, मैं इस निराशा के स्वर को एंडोर्स नहीं करता हूं। ये बहुरत्ना वसुंधरा है, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत के हम धनी हैं। 1200 साल की गुलामी के बावजूद भी सीना तान करके खड़े रहने का सामर्थ्य इस धरती पर है। मित्रों, क्या कारण था कि लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सल्तनत के उस समय ललकार किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो कौन सा ताकत था, कौन सा आत्मविश्वास था? अगर गुलामी के उस कालखंड में भी उस समय के हमारे नेताओं में यह सामर्थ्य था, तो आज तो देश स्वतंत्र है। निराशा किस बात के लिए? और इसलिए मित्रों, देश में इस निराशा के माहौल से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ डूब चुका है, आज भी बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें तो ऐसा क्यों हालत हुआ? जो लोग हमारे देश के एजुकेशन के इतिहास को जानते हैं उनको पता होगा, हजारों वर्ष से हमारी क्या परंपराएं थी, कितनी महान परंपराएं थी। मैं तो रिसर्च स्कॉलर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी गुरुकुल की शिक्षा परंपरा और आज अमेरिका के मॉडर्न एजुकेशन की सिस्टम, दोनों को आधुनिक तराजू से तोल करके देखा जाए तो हमें ध्यान में आएगा कि जिस प्रकार से अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में व्यक्ति के भीतर की ताकत को उजागर करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार उसको विकसित होने का माहौल दिया जाता है, उसको फीड नहीं किया जाता है, उसको लर्निंग के लिए रास्ते दिखाए जाते हैं। अगर हम हमारी गुरुकुल परंपरा को देखें तो उसमें क्या था? यह हमारा भव्य इतिहास रहा है। क्या हुआ मित्रों? देश आजाद होने के बाद अगर हमने हमारी इस महान परंपरा को फिर से उजागर करने के सपने देखे होते, आधुनिक शिक्षा की ओर हमने करवट बदली होती, विश्व की आधुनिक शिक्षा को ग्राह्य करने का हमने सोचा होता, तो 60 साल के इतिहास में हम बहुत कुछ कर सकते थे। मित्रों, आज भी मित्रों देखिए, मैं इस पवित्र धरती पर से कोई राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारत के नागरिक के नाते आजाद हिंदुस्तान के समय में सारे हिंदुस्तान के एक सामान्य नागरिक की आशा आकांक्षाएं थी, क्या वो आशा आकांक्षाएं परिपूर्ण हुई है? मित्रों, शिक्षा वो हमारे लिए मैन मेकिंग मिशन था। आज शिक्षा मनी मेकिंग मशीन बन गया है। क्यों? कौन जिम्मेवार है? मैन मेकिंग मशीन से हम मनी मेकिंग पड़े हैं, कैसे आई? क्या ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था? ये हमारी परंपराएं थी। उस परंपराओं के सामने किसी ने तो खड़े होने की आवश्यकता है मित्रों। और मैं निराश नहीं हूं। ये स्थितियां भी बदली जा सकती है, स्थितियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए
आपके पास विजन चाहिए। आप कल्पना करें मित्रों, आज भी श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों की जब चर्चा होती है तो किसकी होती है? फर्ग्यूसन कॉलेज की होती है, शांति निकेतन की होती है, मालवीय जी द्वारा प्रारंभ की हुई हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की होती है, बिट पिलानी की होती है। इसमें कहीं सरकार है क्या? कहीं सरकार नजर आती है क्या? महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया वो विद्यापीठ तरफ नजर जाता है, गुजरात विद्यापीठ पर। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि आजादी के पहले देश गुलाम था, तब भी हमारे इन महापुरुषों ने शिक्षा का महात्म्य समझा और समझ करके जिन संस्थानों को जन्म दिया था, किसी की उम्र 100 हुई होगी, किसी की 80 हुई होगी, किसी की 100 से ऊपर हुई होगी, इन सब में किसी न किसी महापुरुष का योगदान है, शासन व्यवस्था का योगदान नहीं है मित्रों। क्या आजादी के बाद कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते थे कि जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर हम गर्व से कहें कि हाँ भाई, शिक्षा के क्षेत्र में हम ये काम कर रहे हैं? ये नहीं हुआ मित्रों। मैंने खुद तो उस गैजेट को स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे किसी ने के भाषण में मैंने बहुत सालों पर सुना था। 1835 के गैजेट्स कहते हैं, 1835 कहते कि उस समय बंगाल 100% लिटरेट था, 1835 में। आज क्यों ऐसा हुआ? क्या आजादी के बाद उन सपनों को पूरा न कर पाए? मित्र, आप देखिए केरल में, केरल आज शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव में शिक्षा पहुंचाने में सफल हुआ है। पूरे देश में केरल ना एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसकी बारीकी में जाएं तो ध्यान में आता है कि सरकारों का योगदान नहीं है। शिवगिरी मठ के नारायण गुरु महाराज हो गए 100 साल से अधिक समय के पहले, पिछड़ी जाति में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने एक मंत्र लिया था कि मुझे केरल के हर मछुआरे को शिक्षित करना है, हर गरीब को शिक्षित करना है, और उसका परिणाम ही आया। 100 साल पहले एक नींव डाली गई, आज केरल शिक्षा के दिशा में समग्र देश के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन के बैठा है। योगदान किसी का? शिवगिरी मठ के नारायण गुरु स्वामी का, जिन्होंने अपना जीवन इस काम के लिए खपाया था। कहने का मेरा तात्पर्य यह है मित्रों कि व्यक्तिगत तौर पर आजादी के पूर्व से हमारे कई महापुरुषों ने योगदान दिया, उसके कारण हम टिके हुए हैं। काश अच्छा होता। समयानुकूल परिवर्तन के साथ मैं मित्रों काल बाह्य चीजों को छोड़ने का पक्षकार हूं, मैं आधुनिकता का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिकता चाहिए, पश्चिमीकरण नहीं। हमारे अपने सामर्थ्य हैं मित्रों, हम हमारी शिक्षा को विश्व के सामने आंख से आंख मिला करके ताकत के साथ खड़ा कर सकें, ऐसे हम हमारे नौजवान क्यों नहीं तैयार कर सकते? मित्रों, दुनिया हमारी शक्ति को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब हमारे 20-25 साल की उम्र के नौजवान आईटी के क्षेत्र में उन्होंने अपना रुतबा दिखाना शुरू किया और दुनिया को उंगली पर नचाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करके विश्व में फैल गए, तब जगत को ध्यान में आया, अच्छा हिंदुस्तान के पास ये भी है और इसमें ज्यादा मतभेद नहीं है। अब पश्चिम के हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। पूरब की तरफ झोंक है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। बात अटकी हुई है चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। मित्रों, 21वीं सदी में सर्वोपरिता के दरवाजे पर आकर के खड़े हुए दो देश, एक का रोड मैप देखिए और दूसरे का रोड मैप देखिए, हमें पता चलेगा मित्रों। 1978 चाइना ने तय किया कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल देना है। तो चाइना ने क्या किया? एक कमीशन बिठाया और उस देश की प्रायोरिटी तय की। कौन सी प्रमुख चीजें हैं जिस पर हमने बल देना है? एग्रीकल्चर को छांटा, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छांटा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को छांटा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस को छांटा।
4-5 मुख्य बिंदुओं को उन्होंने छाटा और फिर इसको पार करने के लिए पहली क्या जरूरत है, तो हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने के लिए ढालना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। सारी एजुकेशन सिस्टम को उस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने डाइवर्ट किया, चैनलाइज किया, उसकी प्रायोरिटी चेंज की। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, 2000 में, मैं बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं मित्रों, जनसंख्या में हिंदुस्तान और चाइना में ज्यादा फर्क नहीं है मित्रों। स्वभाव से भी एशियन कंट्रीज के नेचर काफी मिलते जुलते हैं। उसके बावजूद भी 2000 में विश्व की जो 500 प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, उसमें हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज का नाम था और चाइना की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। मित्रों, 10 साल के भीतर भीतर क्या हुआ, हम 2 में से 1 हो गए। तुम्हाला हिंदी चालेल ना, तो मराठी करें। मित्रों, मुझे बताइए कि हिंदुस्तान 2000 में विश्व की 500 यूनिवर्सिटी में हम 2 थे, 1 हो गए। चाइना 0 था, 32 हो गया। क्यों? और उनको लैंग्वेज की समस्या है मित्रों। हम लोगों को लिए अंग्रेजी मुश्किल काम नहीं है। सहज रूप से हमारे यहां काम करने वाला भी हेलो बोलता है। हमारे लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों बनी? चाइना ने मित्रों अपने एजुकेशन के लिए जो रोड मैप बनाया है, मैं तो चाहूंगा कि फर्ग्यूसन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट उसको अध्ययन करके नौजवानों के सामने रखे। कैसे किया है उन्होंने? मित्रों, उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। अब बताइए मुझे, अगर हमें नेशन बिल्डिंग करना है तो ह्यूमन बिल्डिंग की जरूरत है। अगर हमारी मानव संसाधनों का विकास करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, व्यवस्थाओं की जरूरत है। विश्व भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई बहन दुनिया की अनेक यूनिवर्सिटी में नाम कमाते हैं मित्रों, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी सोचता नहीं है कि हम उनको कभी वापस लाएं। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, पीएचडी हमारे यहां पहले कोई 50-55 हजार डॉक्टरेट्स थे। उस समय चाइना के पास शायद 6000 थे। आज मित्रों चाइना 70-80 हजार को क्रॉस कर गया है और हम जहां थे वहां से पीछे हट गए। इतना ही नहीं मित्रों, अमेरिका में देखिए व्यवस्था है, अमेरिका में ये व्यवस्था है कि यूनिवर्सिटीज रिसर्च करती हैं, लेकिन वो सिर्फ पीएचडी लिखने के लिए या डॉक्टर लिखने के लिए रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च किए हुए हर कागज का राष्ट्र निर्माण के अंदर एक दस्तावेज के रूप में उपयोग होता है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग होता है। अगर अमेरिका को मान लीजिए तिबेट की फॉरेन पॉलिसी बनानी है या तिबेट से ट्रेड रिलेशन करना है, तो पहले क्या करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी 10-12 यूनिवर्सिटीज अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के वहां के स्टूडेंट्स को तिबेट में रिसर्च करने के लिए भेजती है। वो तिबेट का पूरा रिसर्च कर करके ले आते हैं। वो रिसर्च के आधार पर उस पेपर्स जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं उनको दिया जाता है। उसके आधार पर अमेरिका तिब्बत के साथ अपने रिलेशन की पॉलिसी फ्रेम करता है और ज्यादातर उनको नुकसान कम होता है, सर्वाधिक अपने फायदे के क्षेत्र में। क्यों? तो रिसर्च की हुई चीजों को पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जोड़ा जाता है। मित्रों, मैं दुख से साथ कहता हूं, देश आजाद होने के बाद जितने लोगों ने रिसर्च किया है, इसका कोई यूनिफाइड डाटा इस देश के पास नहीं है। कितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, किस विषय पे गोल्ड मेडल लिया है,
देश के पास जानकारी नहीं है। कितने लोगों ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च का क्या उपयोग हो सकता है, उसने रिसर्च किया वो डॉक्यूमेंट कहां पड़ा है? क्या मित्रों, आज की टेक्निकल युग में और कंप्यूटर साइंस के उपयोग में, ऑनलाइन की चीज में हम इसको कम से कम कंपाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको कंपाइल करके उसमें उनके ग्रुपिंग करके उनको कभी बुला करके बताइए, भाई इतना रिसर्च किया था, आपको क्या लगता है देश के लिए कैसे काम आ सकता है? मित्रों, नया जब करने की ताकत आए तब आए, कम से कम माइनिंग वर्क तो कर सकते हैं और ये टैलेंट को खोज करके निकाल तो सकते हैं। नेशन बिल्डिंग करना है तो ये ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। हमारे जो टैलेंट पूल है, हमारे टैलेंट को टैलेंट पूल से जोड़ना, हमारे टैलेंट पूल को नेशन बिल्डिंग के साथ जोड़ना और उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए। मित्रों, मैं गुजरात का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे यहां हमने एक स्टडी किया कि आदिवासियों के कल्याण के लिए आजादी के बाद इतने रुपये खर्च किए गए हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आता है? स्थिति में बदलाव क्यों नहीं आता है? रुपये तो जा रहे हैं। उस सारी चीजों को स्टडी किया। उसके बाद हमने हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज ने ट्राइबल के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के रिसर्च किए थे। ट्राइबल एजुकेशन के संबंध में, ट्राइबल कस्टम्स के संबंध में, ट्राइबल की फूड हैबिट्स के संबंध में, कई प्रकार के रिसर्च। हमने उन सारे दस्तावेजों को इकट्ठा किया, हमारी एक छोटी टोली को बैठाया, समझने की कोशिश की कि रिसर्च किया है उसमें क्या चीजें पड़ी है। सरकारी अफसर फाइल के बाहर क्या बेचारा देख पाएगा? और फाइल में क्या होता है आपको मालूम है? आरटीआई करके देख लीजिए फाइल में क्या होता है, पता चल जाएगा। मित्रों, बाहर टैलेंट है, हमने उसको खोजा, ढूंढा। हमारे ध्यान में बहुत सी बातें आई और उसमें से हमारे यहां एक वन बंधु कल्याण योजना का एक पूरा पैकेज तैयार हुआ। पहला पैकेज हमने बनाया था 15,000 करोड़ का। इस बार हमने पैकेज बनाया 40,000 करोड़ का। और मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इस प्रकार के विजन के साथ बजट को जोड़ करके काम में लगाया है। मैं देख रहा हूं मित्रों, जो परिवर्तन हम 50 साल में नहीं ला पाए थे, वो परिवर्तन हम इस 10 साल में हमारे आदिवासियों के जीवन में लाने में सक्षम होंगे। क्यों? हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे रिसर्चर्स, उनके जो टैलेंट थी उस टैलेंट को जोड़ा। उस टैलेंट को जोड़ा तो हमें परिणाम मिला। और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं कि भारत के अंदर टैलेंट नहीं, ऐसा नहीं है, रिसर्च नहीं हो रही ऐसा नहीं है, लेकिन उसका महात्म्य ही नहीं बढ़ रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं अगर एजुकेशन और नेशन बिल्डिंग की हम चर्चा करते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हमें रिसर्च पर बल देना पड़ेगा। और जो रिसर्च हो रही है वो सिर्फ किसी के घर के अंदर अपने दीवान खंड में एक सर्टिफिकेट टिंगाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए। और जब ये जिम्मेवारी के साथ रिसर्च जुड़ेगी ना, तो रिसर्च की क्वालिटी में भी परिवर्तन आएगा। रिसर्च के जो गाइड हैं वो भी कहेंगे नहीं भाई तुम जरा दुनिया के रेफरेंस ले आओ, देखिए दुनिया में क्या हुआ है, जरा लाओ, खोज करके लाओ, देखो हमारे देश के अनुकूल क्या हो सकता है, देखो वेद और उपनिषद के काल में क्या हो रहा था, देखो जरा। पूरे विश्व में टूरिज्म सेक्टर की चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि टूरिज्म बिजनेस $3 ट्रिलियन का बिजनेस दुनिया में है, $3 ट्रिलियन का। आजकल लोग, उसमें भी न्यू मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, पूरे विश्व में वो टूरिज्म को जीवन का एक हिस्सा बना रहा है। हर कोई जाना चाहता है। हमारे यहां सदियों से परंपरा थी, हर बच्चे को लगता था अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराए, हर बच्चे को लगता था माँ को गंगा जी के दर्शन कराए, हर बच्चे को लगता था माँ को 12 ज्योतिर्लिंग कराए, हर बच्चे को लगता था सभी गणेश जी के स्थान पर चले जाएं। ये हमारे यहां तो परंपरा थी, यात्रा के रूप में थी। लेकिन दुनिया में इन दिनों टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर विकसित हो रहा है। पूरे विश्व को देने के लिए हमारे पास क्या नहीं है मित्रों। दुनिया के देशों में अगर आप टूरिज्म के लिए जाएं और लोगों को कहेंगे कितना साल पुराना है, तो कहेगा 100 साल, वो 200 साल, ये 250, कोई कहीं जाए ज्यादा कहेगा 400 साल। हम यहां आए तो कहते हैं ये 5000 साल पुराना है, ये 2500 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है। मित्रों, वो हैरान हो जाता है, ये क्या है हमारे पास, क्या सामर्थ्य पड़ा है। मित्रों, सिर्फ हमारे देश ने टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रख करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बल दिया होता
हमने उस प्रकार के मानव संसाधन को तैयार किया होता जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे। आप देखिए मित्रों, मैं पुणे में जाऊं आज, मैं कहूं मुझे एक दिन के लिए गाइड चाहिए, पूरा पुणे से दिखाए, शिवाजी महाराज से लेकर के सारी बातें बताएं, लोकमान्य तिलक की बातें बताएं, मुझे गाइड मिलेगा? मुझे शक है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? हमने कभी सोचा नहीं मित्रों, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में इन चीजों को हमने बल नहीं दिया मित्रों। अगर ये देते, लेकिन ये क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम 1200 साल की गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे हैं। हमारे पास भी दुनिया को देने के कुछ है, इसके लिए भीतर से जो गर्व होना चाहिए, उस गर्व का अभाव है, इसलिए ताजमहल से बाहर निकल नहीं पाते हैं मित्रों। इस देश के हर कोने में कुछ न कुछ देने का हमारा सामर्थ्य है, हम दुनिया को देते नहीं हैं मित्रों। ताजमहल पूरे विश्व में इतनी हमारी अमानत के रूप में प्रचलित हुआ है। ताजमहल मैग्नेटिक की रत्न में दुनिया को आकर्षित कर सकता है, लेकिन लोगों को लाने का काम ताजमहल कर रहा है, लोगों को दूर दूर तक पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए, हमारी पीढ़ी को करना चाहिए, हमारी सरकारों ने, हमारी समाज ने सोचना चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से इस काम को भी किया जा सकता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। गाइड, मैं तो एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूं कैसे परिवर्तन आता है। हमारे यहां सरदार सरोवर डैम जो है, जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर है, नर्मदा जिले के पास, और पता नहीं पहले क्या नियम थे मित्रों, यानी कैसी स्थगितता होती है, वहां पर किसी को एंट्री नहीं हुआ करती थी, नो एंट्री। दूसरा होता यहां फोटो निकालने की मना है। मैंने मेरे अफसरों को बुलाया, मैंने कहा भाई, आज सैटेलाइट से आपके घर के बाहर पार्क किए हुआ स्कूटर कौन सा है, उसका नंबर क्या है, कलर क्या है, सारी फोटो मैं ले सकता हूं। ये पुराना बोर्ड किस काम का है मुझे बताओ।